नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। और आज है हमारे एस्ट्रोलॉजी कोर्स का चैप्टर 3 राशियाँ। तो जिस तरह हमने पुराने लेक्चर में पढ़ा था कि हमारे 9 दोस्त यानी 9 प्लैनेट्स किस तरह रोल निभाते हैं अपनी एस्ट्रोलॉजी में, आज हम पढ़ेंगे कि हमारी 12 राशियों का क्या रोल है एस्ट्रोलॉजी में, क्यों राशियाँ इंट्रोड्यूस हुई। तो मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आपकी मम्मी ने आपको बोला कि जाओ जाके बेडशीट उठा लाओ। अब आप उठा लाए, जो बिस्तर पे बिछी थी वही बेडशीट उठा लाए, कहीं दीवान पे बिछी थी वहाँ की बेडशीट उठा लाए। अब उसकी जगह अब मम्मी तो आप पे चिल्लाएंगी, तो आप मम्मी से पहले ये पूछोगे कि कौन सी बेडशीट लानी है। तो मम्मी बताएगी कि बेडरूम के अंदर जो अलमारी है उसके तीसरे खंड में जो बेडशीट रखी है वो उठा लो। तो ये हो गया आपका एग्जैक्ट एड्रेस। तो एग्जैक्ट एड्रेस इज राशि। तो किसी ग्रह की क्या लोकेशन है सौरमंडल में, अभी वो किस लोकेशन पे है, क्योंकि आपको तो पता नहीं है। ऋषि मुनि बोल देंगे कि भाई ये ग्रह, या फिर एस्ट्रोलॉजी में लिख रहा है ये ग्रह इधर है, ये ग्रह उधर है। अब इधर उधर से तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई ग्रह है कहाँ। तो ऋषि मुनियों ने इस कंफ्यूजन को सॉल्व करने के लिए एड्रेस लेकर आए कि कौन से ग्रह की लोकेशन क्या है। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, आप उससे बेहतर कनेक्ट कर पाएंगे क्योंकि आपके दोस्त भी आपको फ़ोन करते होंगे। तो मान लीजिए कि पुणे में आपका एक दोस्त रहता है, उनने आपको फ़ोन किया कि भाई मैं दिल्ली आ रहा हूँ, मुझे लेने आ जा। तो आप तो यही पूछोगे ना कि एयरपोर्ट आ रहा है या फिर बस स्टैंड आ रहा है या फिर रेलवे स्टेशन आ रहा है। तो आप जब ये पूछोगे तो वो बताएगा कि हाँ मैं बस स्टैंड आ रहा हूँ और मैं गेट नंबर 2 से या पीछे के गेट नंबर 3 से बाहर निकलूँगा। तो उसने मान लीजिए आपको बताया कि मेरी बस उतरेगी तो पीछे के गेट नंबर 3 से बाहर निकलूँगा। तो अब आपको आपके दोस्त की एग्जैक्ट लोकेशन पता है कि आपको कहाँ देखना है आपके दोस्त को जाके। तो यही है एक्चुअल राशियाँ, कि किसी ने आपको बोला कि आपका मंगल इधर है। इधर मतलब अब आप उससे पूछोगे किस राशि में है, तो वो है उसका एड्रेस कि उस टाइम वो कहाँ है। तो उसको हम बेहतर और बेहतर तरीके से समझते हैं। तो ये तो आपको पता है कि हर ग्रह सूरज के चक्कर लगाता है, ठीक है। सूरज के चक्कर जब लगा रहा है कि उसको कुछ ना कुछ समय लगेगा, जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में बुध का पढ़ा था कि 88 डेज लगते हैं एक चक्कर लगाने में। तो जब ये चक्र लगाता है, अब मान लीजिए कि मरकुरी चक्र लगा रहा है, ठीक है। अब पूरा सर्कल कितने का होता है, अब पूरा सर्कल का लगाएंगे हिसाब तो वो निकलेगा 360 डिग्री, ठीक है। अब हमारी राशियां कितनी होती हैं, 12 राशियां। तो अब 360 डिग्री को अगर 12 से डिवाइड किया जाए तो वो कितना निकलेगा, 30 डिग्री। तो हर राशि को एक परफेक्ट लोकेशन दी गई है कि भाई तुम्हारा घर इतने बाय इतने का है। अब तुम इसी में अगर कोई आएगा तुम्हारे घर में तो तुम हमें बता दोगे कि भाई मंगल मेरे घर आ गया, या फिर सूर्य मेरे घर आ गया, या फिर बुध मेरे घर आया है। तो ये तुम्हारा घर है और कोई तुम्हारे घर में रुकने आएगा तो तुम हमें इन्फॉर्म कर दोगे कि भाई ये हमारे घर में रुके हुए हैं, मंगल शनि दोनों हमारे घर में रुके हुए हैं और तोड़ फोड़ मचाए हुए हैं। तो मंगल शनि एक जगह रुकेंगे तो तोड़ फोड़ ही मचाएंगे। और मान लो कि गुरु और शुक्र एक जगह रुके हुए हैं तो बढ़िया सत्संग चल रहा है आपके घर में, तो उस टाइप का माहौल रहेगा। ये आप समझेंगे बाद में। तो एक्चुअली ये राशियाँ आपके घर है, मतलब ग्रह घर है कि भाई मेरा नोएडा सेक्टर 22 में इस गार्डन के सामने घर है, तो मंगल आज मेरे यहाँ रुका हुआ है। तो जब उसकी राशि परिवर्तन होगा तो वो दूसरे घर में चला जाएगा। तो ये है एक्चुअल लोकेशन। इसको हम और बेहतर तरीके से अगर समझें तो हम बुध का एग्जाम्पल लेते हैं। बुध को एक राशि से दूसरी राशि में क्रॉस करने में 27 दिन लगते हैं। बहुत छोटा ग्रह है बुध और पास में भी है, तो उसको बहुत छोटा समय लगता है और जल्दी चलता है वो। तो एक राशि से दूसरी राशि जाना मतलब 30 डिग्री क्रॉस करना, मतलब उसका घर में रहना 30 डिग्री क्रॉस करने तक, मतलब बुध एक घर में या फिर एक राशि वाले एरिया में 27 दिन तक रहता है और 27 दिन बाद दूसरी राशि में आ जाता है। तो जैसे कि आप देखेंगे कि हमारी 12 राशियां हैं। बुध पहले मेष में आया, फिर वृषभ में, फिर मिथुन में, फिर कर्क में, सिंह में, वहाँ से कन्या में, फिर तुला में, वृश्चिक, धनु,
मकर, कुंभ, मीन और वापस घूम के मेष में। तो ये पूरा चक्र चल लिया वो, और हर राशि में कितने दिन रुका? 27 दिन। 27 दिन बाद दूसरी राशि। ऐसे ही अगर आप सूर्य का देखें तो सूर्य का अलग साइकिल रहता है 30 दिन का। हर ग्रह का अलग अलग साइकिल होता है, तो वो उतना उस राशि में रहते हैं और उससे बड़ा प्रभाव आता है। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि राशियां डिवाइडेड हैं 30 डिग्री में। अब राशियां डिवाइडेड हैं, उनकी जगह फिक्स है, तो उनकी दिशा भी फिक्स होगी। किसी ने ये भी किया होगा ना कि भाई जब जगह फिक्स है तो दिशा भी फिक्स है, क्योंकि वो तो मूव हो नहीं रहे। तो उसके लिए हम लेके आते हैं दिशा। तो ईस्ट यानी पूर्व दिशा में कौन कौन सी राशियां हैं? मेष, सिंह, धनु। ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है कि हर राशि, अब मेष राशि ईस्ट में है और आपके चार्ट में मेष राशि साउथ में आ रही है, तो दिशा बल कम हो जाता है। इसको बोलते हैं दिशा बल। अब मान लीजिए कि आपको घर खरीदना है, पंडित जी के पास गए कि आपको घर खरीदना है, किस दिशा में खरीदूं, कहाँ मेरा घर फलेगा, या फिर मेरे घर का दरवाज़ा किस दिशा में होना चाहिए। तो वो आपकी कुंडली देखेंगे, कुंडली में देख के बताएंगे कि भाई आपकी मेष राशि बलवान है, आपका घर पूर्व दिशा में होना चाहिए। तो इस तरीके से ये एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो ऐसे ही अगर आप देखेंगे, अगर दक्षिण दिशा है तो दक्षिण दिशा में वृषभ, कन्या, मकर आती हैं। पश्चिम दिशा में मिथुन, तुला, कुंभ आती हैं, और उत्तर दिशा में कर्क, वृश्चिक और मीन आती हैं। अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। आप इतने सारे एग्जाम्पल ले ही लिए, तो एक और एग्जाम्पल जिससे आपको बहुत ही बेहतर समझ में आए कि क्या हो रहा है। अब मान लीजिए कि आपको ढूंढनी है हैरी पॉटर की किताब। हैरी पॉटर की मूवीज़ तो सबने देखी है, हैरी पॉटर के 7 पार्ट हैं, तो हम 7 पार्ट का ही एग्जाम्पल लेते हैं। 7 पार्ट यानी 7 प्लैनेट्स हमारे, मरकुरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न और मून। 7 लोग हैं, ठीक है। हमको 7 बुक्स ढूंढनी है। अब 7 बुक्स हम लाइब्रेरी में कैसे ढूंढेंगे? पार्ट 1 कहीं तो होगी, पार्ट 2 कहीं तो होगी, पार्ट 3 कहीं तो होगी। तो अब हम लाइब्रेरी वाले से जाके पूछेंगे मुझे हैरी पॉटर पार्ट 1 चाहिए, तो वो बोलेगा कि हैरी पॉटर, तो वो बोलेगा कि आप दूसरे शेल्फ में जाएंगे, दूसरी लॉबी में जाएंगे, उसके तीसरे शेल्फ में हैरी पॉटर रखी हुई है। तो वह हैरी पॉटर पार्ट 1 यहाँ रखी हुई है, ठीक है। अब पार्ट 1 यहाँ रखी हुई है, फिर आप पूछोगे पार्ट 2 कहाँ है? पार्ट 2 यहाँ है। पार्ट 3 कहाँ है? पार्ट 3 यहाँ है। अब आपने पूछा उससे कि पार्ट 3 तो पहले पिछली बार 4th में थी, तो उसने बोला हमने बदल दी, मतलब उस बुक ने राशि परिवर्तन कर लिया। तो ऐसे ही चलती हैं राशियां। अभी 1 2 3 4 अगर आप मानेंगे तो 1 2 3 4 आपके ग्रह हैं, और ये शेल्फ आपकी राशियों की लोकेशन, जिससे कि आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाए कि आपको जाना कहाँ है और आपको किसी की कुंडली कैसे देखनी। अब ये आता है कि कौन सा ग्रह कौन सी राशि में कितने दिन रुकता है, क्योंकि उसी से तो आप जान पाएंगे कि वो ग्रह किसी के ऊपर क्या असर दे रहा है, छोटा असर दे रहा है, बड़ा असर दे रहा है, क्या दे रहा है। तो हम शुरू से शुरू करते हैं। सन को या सूर्य को 1 महीना लगता है एक राशि क्रॉस करने में। तो इसको एक एग्जाम्पल से समझिए, आप उससे काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे एग्जाम्पल के साथ। सूर्य, अब हम 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाते हैं। सूर्य 14 जनवरी को मकर राशि में प्रवेश करते हैं। अब उसकी साइकिल है 30 दिन की। अब वो 14 फरवरी को दूसरी राशि में चले जाएंगे, यानी कुंभ में चले जाएंगे। क्लॉकवाइज घूम रहे हो आप, तो मकर से कुंभ में चले जाएंगे और फिर 1 महीने बाद कुंभ से मीन में चले जाएंगे, तो वो प्रॉपर घूमते रहेंगे, ठीक है। ऐसे ही मून 2 दिन 6 घंटे की आपकी मून की साइकिल है। अब मून की साइकिल बहुत छोटी है। अब एक एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ कि जो मून ड्रिवन लोग होते हैं उनको छोटी यात्राएं बहुत पसंद आती हैं। जैसे पुणे से लोनावला चले गए, पुणे से खंडाला चले गए, पुणे से महाबलेश्वर चले गए, 1 दिन रिजॉर्ट में रुके और वापस आ गए, तो उनको बड़ा मज़ा आता है छोटी यात्राएं करने में। क्यों? क्योंकि मून भी छोटी यात्राएं करता है। सबसे छोटी यात्रा मून की होती है। तो इससे आप बहुत कुछ रिलेट कर पाएंगे। जो लोग बोलते हैं कि अरे मैं तो वीकेंड पे कहीं तो जाता हूँ, अब मुझे घर में मन नहीं लगता, मुझे तो कहीं तो जाके घूम के आना है, तो आप समझ जाइए वो आदमी या तो मून की महादशा चल रही है, या फिर वो आदमी मून ड्रिवन है, या फिर मून उसके लग्न में बैठा है। वो आप समझेंगे धीरे धीरे, लेकिन ये एक क्वालिटी रहती है मून ड्रिवन लोगों की।
इससे आप कनेक्ट कर सकते हैं। मून छोटी यात्रा करता है, उसको भी छोटी यात्रा पसंद है। मून जल्दी अपनी यात्रा खत्म कर लेता है तो वो आदमी मूडी होता है, कभी एक दिन खुश रहेगा, कभी एक दिन दुखी रहेगा, कभी एक दिन इमोशनल रहेगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। बुध यानी मरकुरी, उसको 27 दिन लगते हैं। वो तो आपने अभी बुध को घूमते हुए गोल घेरे में देख ही लिया कि कैसे वो राशियां क्रॉस कर रहा है। ठीक है। वीनस यानी शुक्र, उसको 1 महीना लगता है। मार्स को यानी मंगल को 45 दिन लगते हैं एक राशि से दूसरी राशि में जाने के लिए। जुपिटर को 13 महीने लगते हैं। सैटर्न को 30 मंथ्स लगते हैं यानी 2.5 साल। अब सैटर्न से सब लोग रिलेट कर लेंगे, पूरी दुनिया रिलेट कर लेगी, क्योंकि सबको पता है कि सैटर्न की 7.5 चलती है, सैटर्न की ढैया चलती है। तो अब आप समझेंगे कि सैटर्न को एक राशि से दूसरी राशि में जाने के लिए 2.5 साल लगता है। मतलब जिस राशि में वो रुकते हैं उस पर ढैया लगा के बैठते हैं कि मैं 2.5 साल तक तुम्हें परेशान करूंगा, रगड़ूंगा तुम्हें। और वैसे ही 7.5 साल होते हैं, तो 2.5 + 2.5 + 2.5 हो गए 7.5 साल। तो 7.5 साल शनि का एक काम रहता है, एक घर पीछे असर देते हैं, एक घर आगे। तो जहां बैठते हैं उसके पीछे और उसके आगे 7.5 साल तक उसको परेशान करते हैं। अब मैं परेशान नहीं बोलूँगा, कुछ लोगों के लिए 7.5 ही अच्छी होती है, कुछ लोगों के लिए ख़राब, वो हम और डिस्कस करेंगे और उसके सॉल्यूशन पे भी बात करेंगे। राहु और केतु दोनों बराबर 1.6 ईयर से 18 महीने। अभी आप रिसेंट में देख रहे होंगे, बहुत विद्वान बोलते हैं कि भाई 18 महीने बाद राहु बदलेंगे तो ये बदलाव आएगा। AI इसलिए आया क्योंकि राहु ने अभी घर बदला है, वो टेक्नोलॉजी आगे बढ़ाएगा। तो ये सब बहुत सारी बातें हैं। तो ये हमारी साइकिल्स हैं पूरी। अब हम आते हैं राशियों पे। तो आपको ये चार्ट दिख रहा होगा। तो पहली हमारी मेष राशि है, दूसरी वृषभ। अब तो आप लोग देख रहे होंगे चार्ट में राशियां नंबर के साथ लिखी हुई हैं। अब राशियां नंबर के साथ लिखी हुई हैं, तो पहली हो गई मेष यानी एरीज, दूसरी हो गई वृषभ यानी टॉरस, तीसरी हो गई मिथुन, चौथी हो गई कर्क यानी कैंसर, पांचवी हो गई सिंह यानी लियो, छठी हो गई कन्या यानी वर्गो, सातवीं हो गई तुला यानी लिब्रा, आठवीं वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो, नवीं धनु यानी सेजिटेरियस, 10वीं मकर यानी कैप्रिकॉर्न, 11वीं कुंभ यानी एक्वेरियस और 12वीं मीन यानी पाइसेस। अब आपको लग रहा होगा कि ऐसे क्यों बता रहा है कि 12वीं ये 11वीं वो। आपको ये चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी में घुसना है तो ये चार्ट आपको घोटना पड़ेगा, दिमाग में रखना पड़ेगा, क्योंकि बिना इस चार्ट के आप नेक्स्ट लेक्चर समझ ही नहीं पाएंगे। क्योंकि ये वन जो लोकेशन है, हमेशा हम वन की बात करेंगे ना कि मेष की। अब आपका कुंडली स्क्वायर फॉर्म में होता है, उसमें क्रॉसेस रहते हैं, वहाँ पे हर कोई मेष, और ये इतना सा छोटा सा चार्ट बनता है, मेष नहीं लिखेगा, वृषभ नहीं लिखेगा, वहाँ पे हर कोई चार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 करके बना देता है। और वो समझने के लिए हमको दिमाग में रहना चाहिए वन क्या है, वन क्या है, वन क्या है, वन क्या है मेष, 2 क्या है, 2 क्या है, 2 वृषभ, 10 क्या है मकर, 11 क्या है कुंभ, 12 क्या है मीन पाइसेस, 7 क्या है तुला, अब फिर से 2 क्या है वृषभ, 4 क्या है कर्क, है ना। तो हमको नंबर से ये क्विकली याद रखना पड़ेगा कि नंबर आया और हमने राशि बताई। तो ये जो है इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको याद कीजिए, और हम अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे कि राशियां और ग्रह एक साथ जब मिलते हैं तो उनके कॉम्बिनेशन से एस्ट्रोलॉजी में क्या प्रभाव आता है और उस प्रभाव को कैसे समझा जाता है, और इन दोनों का मिलाप करके कुंडली कैसी बनाई जाती है। तो तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और नेक्स्ट लेक्चर के लिए हमको फॉलो कीजिए। और आपको कोई भी डाउट हो, कैसा भी डाउट हो, हमको कमेंट कीजिए, हम उसका आंसर अपने नेक्स्ट लेक्चर में देंगे और बताएंगे कि उसका एक्चुअल वर्क क्या है। और अगर वो छोटा सा आंसर नहीं होगा तो उसके लिए हम एक अच्छा सा वीडियो बना के देंगे आपको, जिससे आप समझ पाए। ठीक है, धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।